हो गया चालू? चलो देखो, तो शुरू करने से पहले मुझे एक बात ये बताओ, वित्त आयोग के बारे में सुना जरूर होगा, तो ये वित्त आयोग होता क्या है, क्या काम करता है ये? वित्त आयोग में सब पैसे का, ठीक है, वित्त लगा हुआ है तो मतलब रुपए पैसे की बात हो गई। बात ये आती है वित्त आयोग का काम क्या है? मतलब कैलकुलेशन करता है पैसे का, किधर कितना देना है। ठीक, बढ़िया। देखो भाई समझ लो, वित्त आयोग का साधारण सा मतलब ये होता है कि प्रत्येक वर्ष जब केंद्र सरकार अपना बजट जारी करती है तो उस बजट में प्रत्येक वर्ष राज्यों को कुछ रुपया दिया जाता है, ठीक, योजनाएं वगैरह चलाने के लिए और राज्य की देखभाल करने के लिए। तो राज्यों को या केंद्र सरकार को ये कैसे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश को कितना रुपया देना है, मध्य प्रदेश को कितना रुपया देना है, बिहार को कितना रुपया देना है? तो इन सारी चीजों की जांच पड़ताल जो करता है उसके लिए एक आयोग बनाया है और उस आयोग को क्या कहा जाता है? वित्त आयोग। आर्टिकल आपका कौन सा आएगा? 230 आएगा। तो एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि वित्त आयोग का निम्न में से प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में रुपए पैसे का जो बंटवारा होगा वो काम कौन करता है? वित्त आयोग का। ठीक है। दूसरी बात, एक बात ये पूछी जाती है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। अब ऐसा नहीं है कि ये निश्चित कर दिया, ये समय समय पर बढ़ाया जा सकता है, जरूरत पड़ने के हिसाब से सरकार इसको बढ़ा सकती है। ठीक, एक आध पॉइंट देख लो जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक बात ये आती है कि इस वित्त आयोग में कुछ होते हैं अध्यक्ष और कुछ होते हैं आपके सदस्य वगैरह। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? वित्त आयोग लिखा हुआ है, वित्त आयोग का मतलब होता है केंद्र सरकार की बात हो रही है, यानी केंद्र की बात हो रही है। भारत के लिए रुपए पैसे से संबंधित जो सबसे बड़ा आयोग है वो कौन सा है? वित्त आयोग। यानी कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाएगी वो किस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी? भारत के सबसे बड़े व्यक्ति के। ठीक, ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा, जब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो इनको अपने पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? वो भी दिया गया है राष्ट्रपति। बस सीधी सी बात, समझ में आई बात? ठीक, तो लिखो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, यहां से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, एक पॉइंट लिखो सबसे पहले, इसका प्राथमिक कार्य, इसका प्राथमिक कार्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य इसका प्राथमिक कार्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य धन का बंटवारा करना होता है। धन का बंटवारा करना होता है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष, इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे लिख लेना कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा, नोट करो। ठीक है, तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। प्राथमिक क्या कार्य क्या होगा आपको पता चल गया। नियुक्ति वगैरह कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, आगे पॉइंट और लिख लो। पद से हटाने का अधिकार, अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो देखो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लिए जाए, जैसे पहला जो वित्त आयोग बना था वो कब बना था? पहला जो वित्त आयोग बना था वो बना था 1951 में। नोट कर लेना इसको। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सबसे पहले, उनका नाम था केसी नियोगी। ठीक, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जाता है। पहला जो वित्त आयोग बना था भारत में वो बना था 1951 में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस व्यक्ति का नाम था केसी नियोगी। ठीक है। अब आज की बात करें कि 2023 में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके NK सिंह। बस ये दो क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो आयोग था वो था 1951 में, और आज के समय की बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अध्यक्ष कौन होंगे? NK सिंह होंगे। सबसे पहले में अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इसमें जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, मतलब निश्चित नहीं है, बढ़ाया जा सकता है। देखो, सामान्यतः कार्यकाल किसी भी चीज को बनाया तो 5 वर्ष के लिए बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो बीच में कोरोना आ गया, इसी केस में ले लो, इसका जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था 2020 में, 2020-21 में। तो बीच में 2 साल के लिए कोरोना आ गया, तो इनका जो कार्यकाल था या इस आयोग का जो कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया गया। पहले 2 साल के लिए बढ़ाया गया, उसके बाद फिर से 2 साल के लिए बढ़ाया गया। तो ये डिपेंड करता है कैसी स्थिति बनती है। लेकिन इन जनरल पूछेगा, सामान्यता पूछेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 5 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होगा, और पूरे के पूरे आयोग का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। समझ में आ रही बात? चलो आगे देखो। तो आर्टिकल हो गया हमारा 280। आगे देखो, मूल अधिकार पढ़े हुए हो तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं अनुच्छेद 300 का क्या था भैया, ये बताओ। संपत्ति का अधिकार। ठीक, क्या लिखा है इसमें, क्या बताया गया? या जब ये अनुच्छेद 31 में था मूल अधिकार में, तो इसमें क्या बताया गया था? संपत्ति का अधिकार तो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन उस संपत्ति के अधिकार में कहा क्या गया? क्या मतलब है? या इस संपत्ति के अधिकार को वहां से हटाया क्यों गया और यहाँ पे क्यों रख दिया गया? जब अच्छा खासा एक जगह लिखा हुआ है तो नए आर्टिकल में डालने की क्या जरूरत है? बताओ भाई। क्योंकि जैसे कि रेलवे लाइन या हाईवे वगैरह निकलता है तो जिसकी जमीन होती थी वो पहले नहीं मिलता। ठीक, अब दे देते हैं। हाँ, अब तो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार, मान लीजिए आपके घर में आ जाए सरकारी अधिकारी, लाओ अपनी जमीन दे दो, तो दे दिया जाएगा। मुआवजा तो पहले भी मिलता था, पहले भी सही मिलता था। देखो, अच्छा ये बताओ, मूल अधिकारों में कौन से आर्टिकल में रखा गया था? 31 में रखा गया। ठीक, देखो मूल अधिकारों में रखा गया था अनुच्छेद 31 में। दिक्कत ये होती थी कि ये बात बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं कि अगर मूल अधिकारों से संबंधित सरकार कोई हेर फेर करती है या उसे परिवर्तन करती है या उसे छीनने की कोशिश करती है, तो जो जनता है, जो व्यक्ति है, वो कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय। तो सरकार के जो लोग या अधिकारी होते थे वो बार बार लोगों को दबाव बनाते थे कि भाई तुम हमसे पैसा ले लो, अरे 2 लाख रुपए ज्यादा ले लो, ठीक है, जब ना बात नहीं बन रही है तो 2 लाख एक्स्ट्रा ले लो, 2.5 लाख ज्यादा ले लो, लेकिन वो जगह खाली कर लो। अब ये बात चलती थी 1951 की, 52 की, 53 की, पुरानी बातें चलती थी। उस समय भारत में खेती किसानी बहुत ज्यादा होती थी। आज की तारीख में तो काफी कम हो गई है, काफी हद तक, लेकिन उस समय भारत पूरा का पूरा कृषि प्रधान ही देश था, आज भी है। लेकिन उस समय पर कृषि करने के लिए या खेती करने के लिए जमीन भारत में बहुत थी, और जितने लोग हुआ करते थे वो सब ये कहते थे हम अपनी जमीन नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई हमारे पुश्तैनी चली आ रही है, दादा परदादा, यादें जुड़ी हुई है, ऐसे कैसे दे देंगे? तो सरकार को या सरकार के अधिकारियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे सरकार के लोगों ने या जो अधिकारी वगैरह थे उसमें सोचा समझा, थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाया और बाद में इसको उठा के कौन से आर्टिकल में ले गए? 300 के काम, यानी कि मूल अधिकार से हटाकर इसको सामान्य बना दिया गया। और ये जो काम किया गया वो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? 44वां संशोधन। कब आया था ये? 1978। बस इतनी सी बात है। तो आज की तारीख की अगर बात करें, आज के समय की बात करें, तो आज के समय में भी अगर सरकार को किसी व्यक्ति की जमीन लेनी है तो उसे एक चीज दिखानी पड़ती है, एक चीज बतानी पड़ती है, और उसके लिए एक शब्द दिया गया है, राष्ट्रहित। ये पॉइंट, ये नहीं कि उसकी जमीन अच्छी लग रही है तो आओ कब्जा कर ले, ये अपने काम के लिए करेंगे, अपना स्कूल बनवाएंगे, अपना कॉलेज बनवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात बतानी पड़ती है, क्योंकि आज की तारीख में भी अगर सरकार या कोई व्यक्ति दबाव बनाएगा, सीधी सी बात है, न्यायालय जाने का अधिकार सबको दिया गया, तो लोग आज की तारीख में भी न्यायालय चले जाते हैं। तो जब सरकार से पूछा जाता है आपको ये जमीन चाहिए क्यों, कारण क्या है, तो उनके पास एक ये चीज होती है दिखाने के लिए, राष्ट्रहित या राष्ट्र निर्माण। हम अपने देश को बना रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं, बढ़िया रेलवे ट्रैक बनाएंगे, बढ़िया हाईवे बनाएंगे, बढ़िया सड़कें बनाएंगे। तो अगर ये 5-6 व्यक्ति अपनी जमीन नहीं देंगे तो यहाँ से बुलेट ट्रेन की पटरी कैसे बिछेगी, कैसे चलेगी यहाँ से बुलेट ट्रेन? तो ये एक प्रमुख कारण होता है, जिसके आधार पे जो कोर्ट है उसको अगर सही लगता है तो सरकार के पक्ष में फैसला दे सकता है। बात समझ में आ गई? तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 31 से जब अनुच्छेद 300 का में लेके गए तो कौन सा वो शब्द है या कौन सी वो स्थिति बनती है जब न्यायालय भी सरकार के पक्ष में फैसला सुना सकता है? तो क्या बनता है? राष्ट्रहित या राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र भावना। मतलब ये राष्ट्र आगे शब्द अगर जुड़ गया तो फिर सही है। समझ में आएगा? देखो आगे पॉइंट, इतना अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट लाइन से लिखना, मूलतः, मूलतः अनुच्छेद 31 में लिखा गया था, मूलतः अनुच्छेद 31 में लिखा गया था। अनुच्छेद 31 किसके अंतर्गत आएगा? मूल अधिकारों के। आगे ब्रैकेट में लिख लो, मूल अधिकार, याद रहेगा। मूलतः अनुच्छेद 31 में लिखा गया था, कॉमा लगा के आगे लिखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। तो उस समय तो मूल अधिकार था, आज की तारीख में कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। लिख लो अब यह है कानूनी अधिकार, अब यह है कानूनी अधिकार। तो कौन सा भाग हमारा कंप्लीट हो गया? भाग 12। डालो हेडिंग, कौन सा भाग आएगा? 13 आएगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 301 से लेके 307 तक। ये याद रखना भाग सारे, ये मिलाने के लिए क्वेश्चन बनेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबको याद रहता है। पूछ लेगा पहले भाग में क्या है, हर कोई यहाँ जानता होगा लगभग।
हो सकता है एक आध कोई ना जानता हो। ठीक, तीसरे भाग की बात करूं तो तीसरा भाग क्या है? मूल अधिकार है। तो आपको एक दे देगा मूल अधिकार या भाग 3 दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा भाग 13, एक ऑप्शन दे देगा भाग 15, एक ऑप्शन दे देगा भाग 22, संबंधित आगे अनुच्छेद दे देगा, कहेगा मिला दो या कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ये भाग जितने हैं 22 के 22 और इनके अंतर्गत अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाग 13 में कहां से कहां तक आएंगे? 301 से लेके 307 तक। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। नोट सब कुछ कर लो, याद क्या रखोगे बस इसको। मतलब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस करने की स्वतंत्रता मिली है, व्यापार करने की आजादी मिली है, बस इस शब्द को पकड़। तो व्यापार से संबंधित हमारे संविधान में कौन सा भाग है? भाग है 13। अनुच्छेद कहां से कहां तक आएंगे? 301 से लेके 307 तक आएंगे। केवल 2 आर्टिकल पढ़ने हैं इसमें और दोनों बड़े सिंपल हैं। ये नोट कर लेना और उसके बाद लिखना अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 देखो भाई क्या कहा गया। साधारण सी बात बस इतनी कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में, पूरे भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली हुई। ये बात जानते हो, इसमें कोई कहने की बात नहीं। भाई आप में से किसी व्यक्ति को अगर व्यापार करना है वो यहाँ भी कर सकता है, वो कानपुर में भी कर सकता है, वो अकबरपुर में भी कर सकता है, दिल्ली में जाके व्यापार करना है तो वहां भी कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन एक बात याद रखना, एक पॉइंट लिखा हुआ है, भारत के प्रत्येक नागरिक को। बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही कि रशिया का कोई आए और यहाँ पे दुकान खोल के बैठ जाए या व्यापार करने लगे। उसके लिए एक अलग प्रोसेस होगा, फिर उससे लोगों से बात करनी पड़ेगी, सरकार के अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है भारत के प्रत्येक नागरिक की बात की गई। ठीक है, बस ये चीज आपको किसमें याद रखनी है? 301 नोट कर लो। आर्टिकल 19 में भी यही बताया गया है। उसमें भी बताया गया है, उसमें भी बताया गया, उसमें दिया है मूल अधिकार, वो तो हो गया, वो तो आजादी दे दी गई। उसके अलावा भी लिख दिया गया, अलग से लिखा गया। क्यों लिखा गया है वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, देखो आगे, देखो भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण भारत, भारत के प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी राज्य क्षेत्र में, अथवा उसके किसी राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। साधारण सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना, ये जो बात कही गई है वो कौन से आर्टिकल में कही गई थी? 301 में कही गई। अगला लिखो 302, अनुच्छेद 302। हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे ना, जो बहुत पहले संविधान बना के चले गए, उनको ये बात पता थी कि आगे जाके जो जनता है वो नालायक निकलेगी, और जब जनता नालायक निकलेगी तो नेता तो उन्हीं के बीच से निकलेगा, तो वो महानालायक होगा। भाई लोगों को व्यापार करने की आजादी तो दी गई है, लेकिन लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए आज की तारीख में कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को कहा गया या उसने मान लो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हो सकता है, कभी तैयारी की हो, नहीं सिलेक्शन हुआ हो तो
बिजनेस कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो। तो उसने एक बात पढ़ी हो कि अनुच्छेद 301 में ये कहा गया है कि उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की छूट है। लेकिन क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने जल्दी पढ़ाई की थी, तो हो सकता है उसने 302 नहीं पढ़ा हो, ये भी हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह बात लिखी गई है कि व्यापार करने की छूट तो दी गई है, लेकिन ये नहीं कि अपने मन में आया तो फिर गांजे की खेती चल रही है ना, चरस का काम हो रहा है, या फिर हाँ ये हो रहा है, या फिर कहने लगे आओ इसका व्यापार कर लेते हैं, इसका नाम तो सुना ही नहीं। एक काम करते हैं, इसको रशिया से मंगाएंगे, उसके बाद 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए ज्यादा दाम में ब्लैक में बेच देंगे। ये भी तो व्यापार ही हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सुनते हैं वो भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 302 में बस इतना लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से व्यापार करता है या गैर कानूनी व्यापार करता है या ऐसा व्यापार करता है जिससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो जो सरकार है वो उसके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। एक नॉर्मल सी बात है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो गैर कानूनी है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पे खराब असर पड़ेगा, तो सीधी सी बात है उसे क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? 300। मान लो एक व्यक्ति है, उसने सोचा और दूध का व्यापार करते हैं, बड़ा फायदा होता है, हर किसी को घर में जरूरत पड़ती है। शुरू में व्यापार किया तो सब अच्छा चलने लगा, धीरे धीरे लालच बढ़ता गया, इतना केमिकल, पानी तो नॉर्मल बात है, वो तो छोड़ो, आजकल दूध में पानी थोड़ी ना मिलाया जाता है, आजकल पानी में दूध मिलाया जाता है, शैम्पू भी नहीं, उल्टा होता है। दूध में पानी मिलाओगे तो दूध मिलेगा, पानी में दूध मिलाओगे तो पानी ही मिलेगा, दूध तो गायब हो चुका होगा। ठीक है, खैर, तो धीरे धीरे उसने व्यापार किया, उसका जब लालच बढ़ता चला गया तो उसने क्या किया, उसमें इस प्रकार के केमिकल वगैरह मिलाए कि जो लोग उसका सेवन कर रहे थे उनके स्वास्थ्य पे ज्यादा खतरनाक असर पड़ा। तो अगर ये बात सरकार को पता चलेगी तो क्या करेगी? रोक लगाएगी। कौन से आर्टिकल के तहत? ठीक, 302 संविधान के अनुच्छेद 302 के तहत रोक लगाएगी। और मान लो 2-4 अगर निपट गए तो फिर कानून की जो धारा है 302 उसके तहत केस चलेगा। ठीक है, लिखो आगे पॉइंट, अनुच्छेद 302 लिखना, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। व्यापार करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। कॉमा या आगे ब्रैकेट में लिख लो, एक आध कारण लिख लो। यदि गैर कानूनी तरीका हो, यदि गैर कानूनी तरीका हो या माध्यम हो, यदि गैर कानूनी तरीका हो या माध्यम हो, कॉमा लगा के दूसरा लिख लो, जनता के स्वास्थ्य पर, जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। कौन सा भाग पढ़ रहे थे? भाग चौथा, बस खत्म हो गया, 2 ही आर्टिकल।